बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेट सिस्टम को, और साथ साथ हम लोगों ने मिड पॉइंट्स एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। तो अब आप लोगों के पास कोई से भी दो पॉइंट्स हो तो आप इजीली उनका डिस्टेंस कैलकुलेट करके बता सकते हैं। मैं राइट? चलिए, ये फार्मूला वगैरह याद है सब बच्चों को? चलिए, अब आप मुझे बताएं कि भाई पॉइंट ए का पॉइंट ऑफ ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। पॉइंट ए का पॉइंट ऑफ ओरिजिन से क्या डिस्टेंस है। प्रीवियस लेक्चर में तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना कि पॉइंट ए और साथ में कोई पॉइंट बी हमारे पास मौजूद था, हमने उनके दरमियान डिस्टेंस को देखा था। अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी पॉइंट का पॉइंट ऑफ ओरिजिन से क्या डिस्टेंस होगा, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास? 0 और 0। तो वो भी तो बेसिकली एक पॉइंट ही है ना। और साथ में दूसरा पॉइंट कौन सा है? पॉइंट ए आपके पास आ गया, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके पास? 10 और 15। अब ये वाले कोऑर्डिनेट जाकर आप लोगों ने इस फार्मूले में पुट करने हैं और आप लोगों को डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। जल्दी से पुट कीजिएगा और देखिए आपके पास आंसर क्या आ रहा है। तो अब इसका सोल्यूशन आप लोगों के पास आएगा कुछ इस तरह। देखिए, क्यूएम में ना अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मोस्टली जो चीजें हैं ना जो याद करने वाली हैं वो तो चले अपनी नोटबुक पे लिख लिया करें, लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिस करने बैठे तो कोशिश करें कि वो चीजें आप लोग अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करें, कि आपकी आदत बन जाए कि आपने क्वेश्चन को अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है। अब यहाँ पर जो भी फार्मूला वगैरह वो जस्ट आपके माइंड में सेट हो, और जो वैल्यूज पुट करने की बारी आए तो वो सारी वैल्यूज आपके कैलकुलेटर पे जाती जाए। अब यहाँ पर आपको पता है कि अंडर रूट लगाएंगे, ब्रैकेट ऑन करेंगे, उसके बाद x1 की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे विच इज 10, इसमें से माइनस कर देंगे हम लोग x2 की वैल्यू विच इज 0 और इसका स्क्वायर। उसके बाद हम लोग प्लस की प्रेस करेंगे, फिर से ब्रैकेट आ जाएगा हमारे पास। देन y1 इज 15 माइनस 0, ब्रैकेट क्लोज, इसका स्क्वायर, एंड आंसर इज 5 अंडर रूट ऑफ 30। अभी कैलकुलेटर ने सॉल्व करके आपको दे दिया। अब ये डिपेंड करता है, आपका पेपर है एमसीक्यूज बेस्ड, ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ जो एमसीक्यूज हैं उसमें उसने 5 अंडर रूट ऑफ 13 लिखा हुआ होगा, या उसने 18.027 कुछ इस तरह से लिखा हुआ होगा। तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो मैंने किया इस तरह से, ये देखें 5 अंडर रूट ऑफ 13 को जब डेसिमल्स में कन्वर्ट करना हो, या जब फ्रैक्शंस को डेसिमल में और डेसिमल्स को फ्रैक्शन में, तो उसके लिए हम लोग की प्रेस किया करते हैं एस डी। ये जो डेल की के बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, ये एस डी की प्रेस कर दो तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है। ऑलराइट, सब बच्चों को सोल्यूशन समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर मेरी एक बात सुने, यहाँ पर क्यों ना हम थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड चलें कि अगर मैं किसी भी वैल्यू में से 0 माइनस करूं, क्या उस वैल्यू को कोई फर्क पड़ता है? अच्छा, 0 ऐड करूं कोई फर्क पड़ता है? तो मैं 0 लिखूं ही क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं उस 0 को स्किप भी कर सकता हूं। अगर मैं इसको जाके ये देखें कुछ इस तरह से भी पुट करूं तो मेरे आंसर में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये देखें, क्या मेरी बात को पिक किया आप लोगों ने? तो क्या ना हम फार्मूला ही चेंज कर लें? लेकिन ये किस टाइम पर होगा? जब हम लोगों ने डिस्टेंस फाइंड करना हो ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ये कल हम लोग नहीं कर सकते थे ऐसा। अगर ओरिजिन के अलावा कोई और दो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे तब हम लोगों ने यही फार्मूला अप्लाई करना होगा। ये फार्मूला फ्रॉम द ओरिजिन डिस्टेंस फाइंड करना हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने थोड़े से शॉर्टकट मेथड पे आना है तो हम इस फार्मूले को लिखेंगे कुछ इस तरह। आगे नहीं गुनगुनाना। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। तो अब हमारे पास इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। किसी को डाउट?
अब जैसे अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हमें डिस्टेंस फाइंड करके दें ऑफ अ पॉइंट, और पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या थे, 10 एंड 15 फ्रॉम द ओरिजिन। तो अब इसका इजी सा आंसर क्या बनेगा हमारे पास, कि हम लोग अपने पास 10 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर एंड आंसर इज 5 अंडर रूट ऑफ ये यूनिट्स। आई होप कि ये पॉइंट सब बच्चों को समझ आ चुका होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम यहां तक तकरीबन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद इससे रेलिवेंट है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज स्लोप ऑफ द इक्वेशंस। तो हम लोग स्लोप के बारे में अभी डिस्कस करेंगे, और ये आपकी स्टडी टेक्स्ट में स्लोप ऑफ द इक्वेशन आया नहीं था। कौन सा है? हाँ ये रहा स्लोप। तो अब हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं स्लोप, और इसका सेकंड नेम है हमारे पास ग्रेडियंट, स्लोप या ग्रेडियंट। अच्छा, स्लोप की डिस्कशन वगैरह हमारी बुक में इतनी कोई खास नहीं की गई, तो हम लोग ना जरा इसको डिटेल में आके स्टडी करते हैं कि स्लोप क्या होता है, स्लोप को कैसे कैलकुलेट करना है, फार्मूलाज वगैरह क्या कुछ होंगे। तो हम लोगों ने ना इसके ऊपर जरा अच्छा खासा टाइम लगाना है। स्लोप का सेकंड नेम मैंने आपको क्या बताया, स्लोप या ग्रेडियंट। या और इसको डिनोट किया जाता है स्मॉल एम के साथ, स्लोप ग्रेडियंट, और इसको डिनोट करेंगे हम लोग स्मॉल एम के साथ। अच्छा, स्लोप क्या होता है ये बाद में मैं आपको समझा देता हूँ कि बेसिकली स्लोप है क्या। लेकिन जब आपने इसको कैलकुलेट करना हो ना, तो स्लोप को फाइंड करने के मल्टीपल मेथड हैं हमारे पास। हम लोग वन बाय वन सीखते जाएंगे कि स्लोप को हम लोगों ने फाइंड कैसे करना है। लेकिन सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है कि अगर आप लोगों के पास कोई से दो डिफरेंट पॉइंट्स, दो डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, और आपने स्लोप फाइंड करना हो, तो स्लोप कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए जैसे डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कहा, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोगों ने कहा कि एक पॉइंट को आप लोगों ने x1 y1, दूसरे पॉइंट को x2 y2 कंसीडर कर देना है। यहां पर स्लोप के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही कि दो डिफरेंट पॉइंट्स आपको गिवन होंगे, तो आपने एक को x1 y1, दूसरे को x2 y2 कंसीडर करना है। और स्लोप फाइंड करने के लिए जो आप लोग फार्मूला यूज करोगे अपने पास, वो है हमारे पास m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा, ये ऐसा नहीं है जैसे चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। अच्छा, अब देखें आपको सिंपली दो पॉइंट्स गिवन होंगे, जैसे कि हमारे पास पॉइंट ए आ गया। जी भाई बोलें, कोई भी पॉइंट, कुछ भी बोलो, 5 10। इसी तरह आपको ना एक दूसरा पॉइंट गिवन होगा, पॉइंट बी, उसके ना कुछ अपने कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पे 7 and 20 की बात करते हैं सपोज, ऑलराइट। अब आपसे कहा जाए कि इसका स्लोप फाइंड करें, तो क्या आप नहीं कर सकते?
करो, चलें जल्दी से स्लोप फाइंड करें। तो स्लोप की वैल्यू हमारे पास आएगी m इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोग स्लोप पॉइंट ए से पॉइंट बी के लिए फाइंड कर रहे हो या पॉइंट बी से पॉइंट ए के लिए फाइंड कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब x1 y1 किसी भी पॉइंट को कह सकते हो, x2 y2 किसी भी पॉइंट को आप लोग कह सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे चलें तो सपोज पॉइंट बी को हम लोग कहें x2 y2, तो हमारे पास यहाँ आंसर बनेगा कुछ इस तरह 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय x2 7 माइनस 5। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाए। जैसे ही अब अपने कैलकुलेटर को बताओगे, देखो ये फ्रैक्शन की मौजूद है इधर, आपने सबसे पहले ये फ्रैक्शन ऑन कर देनी है। तो एज इट इज ये आपके पास आ गया। सबसे पहले अपने बाद न्यूमरेटर, पहले फ्रैक्शन ऑन किया करो, उसके बाद वैल्यूज पुट किया करो। अब न्यूमरेटर ऑन यहाँ पे पुट करो 20 माइनस 10। मैंने आप लोगों को कैलकुलेटर का यूजेज भी सिखाना है ना, इससे पहले भी आप लोगों को आता होगा, लेकिन आप लोगों को इतने सारे फंक्शंस नहीं पता होंगे। तो हम लोग ना, कैलकुलेटर ऐसी चीज है जो हम लोग डे बाय डे इसके फंक्शन वगैरह सीखते जाएंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है। उसके बाद आ जाएगा 7 माइनस 5 एंड आंसर इज 5। अब ऑप्शन में जाकर सिंपली आपने 5 को टिक कर देना होगा। अब आपके लिए कोई मसला नहीं होना, आपने जैसे ही देखना है हमारे पास कि ये दो पॉइंट्स गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि इनका स्लोप फाइंड करना है, तो आपने बस कैलकुलेटर पे फ्रैक्शन ऑन की, वैल्यूज पुट की, आंसर आया, मैथ्स के ऑप्शन के साथ टिक किया एंड मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑलराइट, कोई मुश्किल चीज है हमारे पास? अच्छा, ये एक मैंने बस क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया कि आप लोगों ने वैल्यूज को पुट कुछ इस तरह से करना है। ओके हो गई बात? ओके हो गई बात? अब कोई भी पॉइंट्स गिवन होंगे आप इजीली उसके लिए स्लो फाइंड कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल कर लेते हैं हम लोग। ये एग्जांपल नंबर 1 थी। एग्जांपल नंबर 2, पॉइंट ए इज, हाँ जी बोलो, कोई भी पॉइंट बोलो। 5 एंड 10 पहले भी था, वैसे चेंज कर दो। 3 2। अच्छा, इसी तरह हमारे पास यहाँ पे पॉइंट बी आ जाएगा। बोलो लास्ट कॉर्नर, 6 एंड 8। अच्छा भाई, ये यहाँ पर पूछने का ना बेसिकली मकसद हमारा ये होता है कि आपको ये ना हो, आप ये चीज नहीं सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन होगा तो हमने सॉल्व करना है। तो मतलब कोई भी वैल्यूज हो, हमें वैल्यू से कोई फर्क ना पड़े, कॉन्सेप्ट सबके लिए एक जैसे, हमें फार्मूला आना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि आप लोग लकीर के फकीर हो जाओ कि ये क्या बात हुई, सर ने तो 5 10 7 20 पढ़ाया था, ये 2 3 2 और 6 8 तो नहीं बताया था हमें। ऐसे ही है ना? तो हमें तो पढ़ाया ही नहीं गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया जी। पॉइंट्स में आ सकती हैं, मतलब मैं यहाँ पे 2.4 कर दूं, 3.6 कर दूं, हो सकती हैं पॉइंट्स में भी। तो इस बात से कोई टेंशन वाली वो नहीं है कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। जो वैल्यूज है आप वही जाके कैलकुलेटर में पुट कर देना। आ सकती इन पॉइंट्स में भी आ सकती है, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो इन वैल्यूज को, कि अगर आप लोग चाहो यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यूज लिख दो। ओके, मना कर रही हो बहन को कि क्यों पूछा है जी? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? m इज इक्वल टू, ये देखें, 8 माइनस 2, अच्छा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 एंड द आंसर इज, यहाँ पे हमारे पास 6, यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। गॉट इट? कोई डाउट? अच्छा, अब अगर आप लोग सपोज 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 6 करें, तब भी आपके पास आंसर 2 ही होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता पॉइंट ए को फर्स्ट पॉइंट कहा या पॉइंट बी को फर्स्ट पॉइंट। जब हम लोग ये स्लोप कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो स्लोप की ना 4 वैल्यूज पॉसिबल होती हैं, मतलब 4 किस्म का स्लोप हमारे पास आ सकता है। उनमें एक हमारे पास मौजूद होता है। अभी जैसे हम लोग एग्जांपल सॉल्व कर रहे थे तो इसमें हमारे पास स्लोप की वैल्यूज आ रही थी पॉजिटिव। ये स्लोप आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है, ये स्लोप आपके पास 0 भी हो सकता है, और स्लोप की वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी भी हो सकती है। तो ये 4 वैल्यूज हो सकती हैं स्लोप की। कौन कौन सी? पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनिटी। और ये चारों ही ऑप्शन में आ सकती हैं के ऊपर कोई ना कोई सिचुएशन गिवन होगी और ऑप्शन में मौजूद होगा द स्लोप इज पॉजिटिव, नेगेटिव, 0, इन्फिनिटी। तो सिर्फ हमने ये बताना होगा
कि अगर मैं स्लोप को कैलकुलेट करूं तो आंसर मेरे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या इन्फिनिटी होगा। अब हम लोग देखेंगे ऐसी सिचुएशंस जिनमें स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इन्फिनिटी होता है। तो मैंने आपसे कहा कि स्लोप की 4 किस्म की वैल्यूज पॉसिबल हैं हमारे पास। नहीं, उससे पहले हम लोग एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें जरा कोई नेगेटिव वैल्यूज वगैरह हम लोग देखेंगे। थर्ड एग्जांपल हमारे पास आने लगी। पॉइंट ए इज, अच्छा कोई भी ऐसी वैल्यू, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी आप लोग यूज कर सकते हो जी, बताइएगा पॉइंट्स बताएं। -8 -9, इतनी नेगेटिविटी। एंड द पॉइंट बी इज, अच्छा बताओ भाई पॉइंट बी बताओ। जरूरी ना बाकी भी सारे नेगेटिव हों, कुछ पॉजिटिव भी रख सकते हो, थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। आप बताओ। अच्छा मतलब इतनी कम वैल्यू भी नहीं चली जाती, इतनी कम वैल्यू भी नहीं चली जाती, पॉइंट्स में जा सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतनी लोअर वैल्यू के ऊपर वो चला जाएगा, ऐसा बहुत कम सिचुएशंस में होता है। 0.9 आगे। चल अब m की वैल्यू फाइंड करने लगे। तो देखिए सेम वही मेथड है हमारे पास कि y2 माइनस y1। अब y2 की वैल्यू क्या आ रही है? -7.8। माइनस ये फार्मूले वाला है, ये जो पहला माइनस लगाया, लेकिन जब y1 को देखा तो y1 खुद नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव, तो इसको पॉजिटिव कर दो। अच्छा इसको पॉजिटिव करके 9 लिख दो, एक मेथड ये था आपके पास। या आप इसको कर सकते थे इसको नेगेटिव और ब्रैकेट में चले जाओ और लिख दो माइनस, आप जूम कर लो, ओके, एंड डिवाइडेड बाय x2। x2 इज माइनस, और x1 की वैल्यू तो ब्रैकेट में लिख दो, अदरवाइज इसका पॉजिटिव साइन कर दो, तो एक ही बात है। तो वैल्यू आएगी आपके पास, ये देखें कुछ इस तरह, -7.8 +9 कर दो इसको, 0.9 +8 एंड आंसर इज 12/89। अच्छा अब अगर डेसिमल में होगा आंसर तो हम एस डी की प्रेस कर देंगे और आंसर आ रहा है 0.13। क्लियर? कोई डाउट? कर लेंगे फाइन। गुड। अब हमारे पास स्लोप की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, इनफाइनाइट, जीरो एटसेट्रा, वो कुछ इस तरह से हमारे पास होती है। हमने कहा स्लोप को किससे डिनोट कर रहे हैं? एम से। तो फर्स्ट सिचुएशन हम लेके आ रहे हैं कि एम इज पॉजिटिव। सेकंड सिचुएशन हमारे पास होगी एम इज नेगेटिव। अच्छा वैल्यू मतलब कुछ भी हो सकती है, लेकिन उसके साथ नेगेटिव का साइन लग जाएगा, हम ये बात कर रहे हैं। वैल्यू पूछेगा तो हम लोग फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि एग्जैक्ट, अगर वैल्यू पूछ रहा है तो फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे कि वैल्यू क्या है। m is negative, then m is and m is infinity। ये 4 किस्म में स्लोप की वैल्यूज आपके पास आ सकती हैं। अब ये जो स्लोप हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ना इस चैप्टर के अंदर, वो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर स्ट्रेट लाइन। ये स्लोप हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं फॉर स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशंस के लिए। मतलब यहाँ पर हम लोग कर्व की बात नहीं कर रहे, हम किसी पैराबोला वगैरह की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन की बात करने जा रहे हैं। अब अगर आप लोग स्ट्रेट लाइन को माइंड में लेकर आओ ना, तो स्ट्रेट लाइन की भी 4 ही डायरेक्शन होती हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर आप लोग ड्रॉ करो ना, तो वो 4 डायरेक्शन में से किसी एक डायरेक्शन में चली जाएगी। और वो उसकी 4 डायरेक्शंस कौन सी हो सकती हैं? कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसी हो सकती है जो कि हमारे पास होगी कुछ इस तरह,
अपवर्ड। दूसरी स्ट्रेट लाइन हमारे पास हो सकती है, होनी स्ट्रेट लाइंस ही हैं, सिर्फ फर्क क्या आएगा कि हम उनकी डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो उसकी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन हमारे पास क्या होगी, डाउनवर्ड हो सकती है। इसी तरह से एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ सकती है जी, हॉरिजॉन्टल, ये लें हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। और एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ सकती है वर्टिकल, तो ये हमारे पास एक वर्टिकल लाइन आ जाएगी। ये चार ही डायरेक्शन है हमारे पास स्ट्रेट लाइन की। क्या ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो वैसे यहां से समझ आ गई है कि अगर स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन हमारे पास अपवर्ड हो, इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है, इस स्ट्रेट लाइन को क्या कहा जाता है, अपवर्ड स्ट्रेट लाइन। और ये जो अपवर्ड डाउनवर्ड की डायरेक्शंस होती है ना, ये देखा जाता है हमेशा लेफ्ट टू राइट। मतलब अगर आप लोग देखें राइट टू लेफ्ट, तो फिर तो पहली लाइन ही आपको डाउनवर्ड नजर आ रही है। तो आपने इस डायरेक्शन को जब चेक करना हो तो हमेशा आप लोग देखेंगे लेफ्ट टू राइट। तो जब आप लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो आपको अपनी नजरें उठानी पड़ेंगी उसको देखने के लिए। तो ये इसलिए अब वर्ड स्ट्रेट लाइन बन गई है। इसी तरह जब सेकंड लाइन पे जाएं लेफ्ट टू राइट, तो आपको अपनी नजरें झुकानी पड़ेंगी उसको देखने के लिए। तो ये डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन कहलाती है। ये आपके पास है डाउनवर्ड। लेफ्ट टू राइट देखो, यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी को देखो, ओके। और यहां भी देखो तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो ये बनेगी ना, इधर पॉइंट ए से पॉइंट बी को देखो। यहां से जब देखेंगे तो ये देखो हमें ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा, बी को भी ए पॉइंट कह सकते हैं, बी को ए पॉइंट, तो ऊपर वाले को बी पॉइंट कहना है। मतलब नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन देखना लेफ्ट हैंड साइड से है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड पे खड़ा होऊंगा तो ये वाला जो पॉइंट है जिसको मैंने ये कहा, तो मेरा फर्स्ट पॉइंट तो ये बनेगा ना। अब चाहे इसको जेड कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में हो, बिल्कुल स्ट्रेट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। इवन कि एक स्ट्रेट लाइन मल्टीपल क्वाड्रेंट से होती हुई जाएगी, ऐसा भी हो सकता है थर्ड से सेकंड से होती हुई फर्स्ट में चली गई है, ऐसा हो सकता है। हमें इस बात से कोई गर्व नहीं है, हमने देखनी है उसकी डायरेक्शन, कि उसकी डायरेक्शन क्या है। अब यहां पर ये बात फिर कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि कुछ लोग कहेंगे, मैं अगर उनसे कहूं कि हाँ भाई ये अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो कुछ लोग मुझे कहेंगे अपवर्ड है, कुछ कहेंगे डाउनवर्ड। क्यों? क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। अब जो लोग यहाँ पे मौजूद होंगे उनके लिए तो ये डाउनवर्ड है, और जो लोग यहाँ पे मौजूद होंगे उनके लिए, इसलिए हमने ये फाइनल कर दिया कि भाई आपने लेफ्ट टू राइट देखना है डायरेक्शंस के लिए। बात क्लियर हो गई? तो जैसे ही लेफ्ट टू राइट देखो तो फर्स्ट लाइन में ऐसा नहीं है जैसे ऊपर की तरफ देखना पड़ेगा आपको, इसलिए हम उसको अपवर्ड कह रहे हैं। और दूसरी लाइन को देखो, ए पॉइंट, ए पॉइंट पे मैं मौजूद हूं, बी की तरफ जब देखने लगूंगा तो फिर नजरें झुका लो डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन है। बात क्लियर? ये हमारे पास आएगी हॉरिजॉन्टल, मतलब बिल्कुल सामने सीधा देख रहे हो बिल्कुल, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास है। और ये लास्ट वन इज नोन एज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का क्या सेकंड नेम बता सकते हो क्या हो सकता है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का सेकंड नेम क्या हो सकता है? क्या? एक्स एक्सिस, पैर अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। हर वो लाइन जो एक्स एक्स एक्सिस कैसे होता था, ये इस तरह से, हर वो लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल में आ जाए वो कौन सी लाइन कहलाएगी? हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाएगी। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का सेकंड नेम हमारे पास होता है पैरेलल टू। अच्छा, क्वेश्चंस में जरूरी नहीं वो हॉरिजॉन्टल का ही वर्ड यूज करें,
वो कह सकता है a line which is parallel to x-axis then the slope is 0। क्वेश्चन गौर से सुना करो ना, मैंने कहा a line which is parallel to x-axis then the slope is 0। तो देखो 0 के सामने नहीं बनाई हुई हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ऐसी लाइन का स्लोप हमारे पास 0। क्लियर? अच्छा, तो फिर वर्टिकल लाइन का सेकंड नेम क्या बनेगा हमारे पास? पैरेलल टू वाई एक्सिस। शाबाश। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ आ गई हो? वाह क्या बात है, गुड। अच्छा, इसका तीसरा नेम भी हमारे पास हो सकता है। तीसरा नेम क्या होगा? ऐसी लाइन जो पैरेलल, अब हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह बात कर रहे हैं, ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, वो बेसिकली वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर पर होती है। ओके, क्या आपको पता है परपेंडिकुलर लाइंस कौन सी होती हैं? कौन सी? ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें 90 डिग्री के एंगल पर, उन लाइंस को क्या कहा जाता है? अब देखिए, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, क्या ये परपेंडिकुलर हैं? हैं। बेसिकली ये भी 90 का ही बन जाता है क्योंकि दोनों ही जरा तिरछी बनाई हुई है। जरूरी नहीं होता कि ये दोनों इस तरह से ही हों, ये जरूरी नहीं है। हमने ना इनका एंगल देखना होता है। हाँ, अगर मैं यहाँ पे लाइंस ये देखो कुछ यूं इस तरह की ड्रॉ कर लूं, ये अब 90 का एंगल नहीं बना रही, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं लेकिन ये परपेंडिकुलर नहीं है। लेकिन अगर यहां पर इन दोनों का एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसकी बेस्ट एग्जांपल है परपेंडिकुलर लाइंस की, जो हम लोगों ने ये 2 डायमेंशनल प्लेन किया था, उस पर हमारे पास जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आए थे, वो इसकी परपेंडिकुलर लाइंस की बेस्ट एग्जांपल है कि एक्स एक्सिस परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस पर और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस पर। ओके, लेकिन इनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, लेकिन इनके दरमियान जो एंगल बनना चाहिए ना, वो हमारे पास 90 का बने। तो ऐसी लाइंस को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। तो अगर आप लोग गौर करें तो ये जो लाइन हमारे पास है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसा नहीं है वाई एक्सिस के साथ इसने 90 डिग्री का एंगल बना देना है। ये देखो वाई एक्सिस आएगा हमारे पास कुछ इस तरह से ऐसे, तो इसके साथ क्या 90 डिग्री का एंगल नहीं बना जाएगी? तो इसका थर्ड नेम हमारे पास क्या होगा इस लाइन का? परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। अच्छा, तो फिर वर्टिकल लाइन का क्या नेम आएगा? परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। हाँ जी, ऑल क्लियर? किसी को कोई डाउट? अच्छा, आप देखें, अब यहां से ना हमारे एमसीक्यूज बन गए। आपसे मल्टीपल टाइप्स के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। आपसे कह सकता है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन इज मूविंग अपवर्ड देन द स्लोप इज पॉजिटिव। हमने सिर्फ पॉजिटिव को टिक करना है। अगर आपसे कहे इफ अ स्ट्रेट लाइन इज मूविंग डाउनवर्ड देन द स्लोप इज नेगेटिव। If a straight line is parallel to x-axis, then the slope is 0. Parallel to x-axis, horizontal line या perpendicular to y-axis, then the slope is। और अगर आपसे पूछे if a straight line is a vertical line, then the slope is, आपने कहना है infinity। All right, vertical line या parallel to y-axis या perpendicular to x-axis, then the slope is इन्फिनिटी। अब ये 4 एमसीक्यूज ये बन गए। आपसे ये कह सकता है इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन द स्ट्रेट लाइन इज। अब वो जो ऑप्शंस होंगे वो होंगे अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो अगर आपसे ये पूछे इफ स्लोप इज पॉजिटिव देन द स्ट्रेट लाइन इज upward, if slope is infinity then the slope line is vertical, if slope is 0 then the straight line is, if the slope is positive then
शाबाश, एंड द नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड। वेल डन, ये आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आ गए जी। इनफिनिट वो बेटा अभी एग्जांपल में सॉल्व करवाऊंगा साथ साथ। अभी इतना तो पता चल गया है ना कि अगर वाई एक्सिस पर होगी तो स्लोप इनफिनिटी जाएगी। क्यों जाएगी वो इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा देने हैं चार। बात क्लियर? अच्छा, अब अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इतनी सारी बातें आप लोगों को समझ आ चुकी हैं। और अगर आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए जाएं, अगर आपको दो डिफरेंट पॉइंट्स दे दिए जाएं तो स्लोप कैसे फाइंड करोगे? कौन सा फार्मूला अप्लाई करोगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये फार्मूला आप अप्लाई कर दोगे। अच्छा, जब स्ट्रेट लाइन हमारे पास अपवर्ड हो, मतलब के स्लोप पॉजिटिव हो, तो ये जो स्ट्रेट लाइन बन रही होती है ना, ये टू डायमेंशनल पर है। मतलब दो एक्सिस यूज कर रहे हैं। कौन कौन से? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बेसिकली इनकी वैल्यूज में चेंज आ रहा है, इनकी वैल्यूज में चेंज आ रहा है। अब क्या होता है, कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं कि अगर आप लोग एक्स को इंक्रीज करते हो तो वाई भी इंक्रीज हो जाता है। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि एक्स को इंक्रीज करते हो तो वाई डिक्रीज हो जाता है। कुछ सिचुएशन ऐसी हैं कि अगर मैं एक्स को इंक्रीज करूं वाई को फर्क ही नहीं पड़ता। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं कि अगर हम लोग वाई में चेंज लेकर आए तो एक्स को फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, उसी तरह से स्ट्रेट लाइंस की डायरेक्शन बन जाती हैं। और उन्हीं को देखकर, उस एक्स एंड वाई की मूवमेंट को देखकर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमारे पास स्लोप की वैल्यू क्या होगी। अगर है स्लोप पॉजिटिव, अगर है स्लोप, तो स्ट्रेट लाइन क्या होगी? अपवर्ड होगी। तो एक्स एंड वाई मूव्स इन सेम डायरेक्शन। एक्स एंड वाई मूव्स इन सेम डायरेक्शन, ये साथ में लिख लें। अब स्ट्रेट लाइन में एक्स एंड वाई मूव्स इन सेम डायरेक्शन। एक्स एंड वाई मूव्स इन सेम डायरेक्शन, क्या मतलब कि अगर आप लोग एक्स को इंक्रीज करोगे तो वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक्स को डिक्रीज करोगे तो वाई की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में स्लोप की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव। और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन क्या होगी? अब तो ये तीन बातें हो गई हैं। स्लोप पॉजिटिव कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन अपवर्ड कब मूव करेगी? जब एक्स एंड वाई मूव्स इन सेम डायरेक्शन। ये बात क्लियर हुई? इनकम के बढ़ जाने से मेरे एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं, इनकम के बढ़ जाने से मेरी सेविंग्स इंक्रीज हो जाएंगी। ऑलराइट, अगर मैं मार्केट से कोई प्रोडक्ट परचेज करने गया, अगर 10 यूनिट्स परचेज करता हूं तो सपोज मैं 500 रुपए देता हूं। अगर 10 यूनिट परचेज करता हूं तो मैं 500 रुपए दे रहा हूं। लेकिन अगर सपोज कि मैं 15 यूनिट परचेज करता हूं तो क्या मैं 500 दूंगा? क्या कम अमाउंट दूंगा? कितनी ज्यादा। तो यूनिट्स के इंक्रीज करने से टोटल वैल्यू में इंक्रीज आ गया, तो लोग पॉजिटिव रहेंगे। क्लियर? वक्त के साथ साथ जैसे मतलब एक ऐसी एज आती है जहां पर फिर वेट कांस्टेंट हो जाता है, हाइट भी कांस्टेंट हो जाती है। लेकिन अगर जरा बच्चों की एग्जांपल लें तो एज के बढ़ने के साथ साथ उनका वेट और हाइट इंक्रीज होती है। जैसे एज इंक्रीज होगी, चिल्ड्रंस की हाइट में इंक्रीज आएगा, चिल्ड्रंस के वेट में इंक्रीज आएगा। लेकिन एक ऐसे पॉइंट पर भी पहुंच जाते हैं हम लोग जहां पर वेट और हाइट सेम कांस्टेंट वैल्यू पे आ जाती हैं, फिर सिर्फ एज बढ़ रही होती है। लेकिन अगर बच्चों की एग्जांपल लें तो फिर दोनों इंक्रीज कर रहे होते हैं, स्लोप पॉजिटिव रहेगा हमारे पास। ओके, अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेगेटिव। नेगेटिव या डाउनवर्ड, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? एक्स एंड वाई मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन।
ऑपोजिट डायरेक्शन मीन्स कि अगर आप लोग एक की वैल्यू को इंक्रीज करोगे तो दूसरे की वैल्यू ने डिक्रीज हो जाना है। एक्स को इंक्रीज करोगे तो वाई डिक्रीज हो जाएगा, एक्स को डिक्रीज करोगे तो वाई इंक्रीज कर जाएगा। तो अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो स्लोप की वैल्यू नेगेटिव होगी और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन डाउनवर्ड। स्लोप डाउनवर्ड ना बोलिएगा, स्लोप नेगेटिव और स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन डाउनवर्ड। ये बात समझ आ गई है? देखो भाई, मेरे पास 500 रुपए थे जो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करने थे। 10 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो हर बच्चे को मिलेंगे 50-50 रुपए। लेकिन अगर 20 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो फिर, तो ऐसा नहीं है कि जैसे नंबर ऑफ चिल्ड्रन के इंक्रीज कर देने से पर चिल्ड्रन शेयर डिक्रीज हो गया है ना ऐसा? तो वहां पर हमारे पास स्लोप नेगेटिव आ जाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो? कहां तक पढ़ लिया इकोनॉमिक्स? लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हो? तो इन दोनों में से लॉ ऑफ डिमांड कौन सा है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप होता है। लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप नेगेटिव है। तो लॉ ऑफ सप्लाई अभी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? तो ये ऊपर वाला लॉ ऑफ सप्लाई है। तो लॉ ऑफ सप्लाई की जो स्लोप है हमारे पास वो पॉजिटिव है। लॉ ऑफ डिमांड क्या पढ़ा था कि चीजें सस्ती हो जाएं तो क्वांटिटी इंक्रीज कर जाती है। एम आई राइट? तो क्या अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चल रहे? तो जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्लोप नेगेटिव है। लेकिन अगर इसी चीज को सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो भाई चीजें महंगी करेगा तो वो सप्लाई बढ़ा देता है। ओके, उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है ना, तो उसने सप्लाई को बढ़ा देना है। प्राइसेस के इंक्रीज करने से डिमांड कम हो जाती है लेकिन सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। वो इंशाल्लाह लॉ ऑफ सप्लाई में आप लोग पढ़ लोगे। तो वहां पर भी हमारे ये दोनों कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। उसकी सारी एग्जांपल उठाकर इसके ऊपर लगा दो तो आपको पता चल जाएगा कि स्लोप कौन सी सिचुएशन में पॉजिटिव है और कौन सी सिचुएशन में नेगेटिव है। फिर अगर आप लोग हॉरिजॉन्टल लाइन में देखें तो एक्स को चाहे आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो, वाई की वैल्यू में किसी किस्म का कोई चेंज नहीं आता। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर वाई रिमेन्स कांस्टेंट। और वर्टिकल लाइन की सिचुएशन में एक्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये आज का टॉपिक हमारा एमसीक्यूज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने इसको जरा अच्छे तरीके से देख लेना है। बाकी कल के लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसको न्यूमेरिकल सेंस में भी आपको सॉल्व करवा के दिखाऊंगा कि एक्स की वैल्यू में इंक्रीज और वाई में इंक्रीज, फिर एक्स में इंक्रीज तो वाई में डिक्रीज, फिर वाई को कांस्टेंट कर देंगे, एक्स को कांस्टेंट कर देंगे। तो वहां से कैलकुलेशन के थ्रू हमें पता चलेगा कि स्लोप वाकई हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो एंड इन्फिनिटी आ रहा है। आई होप कि आज का लेक्चर आप सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।